पैरामीटर नहीं है, इसके इतने सारे पैरामीटर हैं, प्राइमरी पैरामीटर। इन सबको ठीक करेंगे तो जाके बच्चा ठीक हुआ मानेंगे। और सारे सिम्टम्स सारे बच्चों को नहीं होते, इनमें से कोई पर्टिकुलर 10 होंगे किसी एक बच्चे को, किसी दूसरे बच्चे को उनमें से कोई और 10 होगा। वो आपको समझना पड़ेगा, आगे समझाऊंगा। फिर सेकेंडरी पैरामीटर अलग है। So this is the secondary parameter, और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ऐसे बच्चों को ये टर्शियरी पैरामीटर एपिलेप्सी ज्यादा होता है। नॉर्मल बच्चों को भी एपिलेप्सी हो सकता है, लेकिन ऐसे बच्चों में एपिलेप्सी फिट्स पड़ना ज्यादा कॉमन होता है। करीब इस बैच में 26% बच्चों को हमसे जुड़ने से पहले फिट्स पड़ते थे, लेकिन इनके बाद हमसे जुड़ने के बाद 78% इंप्रूवमेंट है। यानी कि काफी बच्चों के फिट्स आना पूरी तरह खत्म हो गए, काफी बच्चों को काफी कम हो गया, बट एवरेज 78% आया, राइट। तो ठीक इसी तरह से ऐसे बच्चों में अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस ग्रुप में 21% बच्चों के को अस्थमा था हमसे जुड़ने से पहले, और 76% इंप्रूवमेंट बताया जुड़ने के बाद। यानी कि काफी सारे बच्चों के प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई, कुछ बच्चों की ठीक नहीं हुई, तो एवरेज जाके ये फिगर आया 76%। तो कुछ बच्चों 63% बच्चों में रिकरेंट फीवर आने की समस्या थी, और उसमें 77% इंप्रूवमेंट है। 77% इंप्रूवमेंट का मतलब फिर वही कि कुछ बच्चों का फीवर आना पूरी तरह बंद हो गया, अधिकतर बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का फीवर आना कम तो हो गया, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तो एवरेज कितना आया? 77%। तो इस तरह से इतनी सारी चीजों को ठीक करेंगे तो माना जाएगा कि भाई अब बच्चा ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपने ऑटिज्म और एडीएचडी ठीक कैसे करना समझ लिया, तो आपने ये भी समझ लिया फीवर कैसे ठीक करना, अस्थमा कैसे ठीक करना, फिट्स कैसे ठीक करना, हेडेक कैसे ठीक करना है। क्योंकि ये सारी दिक्कतें इन बच्चों में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे ऐसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में कॉन्स्टिपेशन 79% बच्चों में रिपोर्ट की गई, और उसमें 78% बच्चों में ये ठीक हो गई। यानी कि आप मान सकते हैं कि अधिकतर बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कैन प्रोटोकॉल से ठीक हो जाती है। तो ये आप देखेंगे कि नॉर्मल बच्चे में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उनमें भी अस्थमा हो सकता है, उनमें भी फिट्स पड़ सकते हैं, बट उसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा इन बच्चों में होते हैं। तो अब जो फाइनल स्लाइड है इसका, कि ऐसे बच्चों में 65% बच्चे, जो इस वाले ग्रुप के 110 बच्चे जो किसी न किसी दवाइयों में थे, और इस कैन प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद उनकी दवाइयां 92% छूट गई। 92% छूटने का मतलब काफी सारे बच्चों का सारी दवाइयां छूट गई, लेकिन कुछ बच्चों की थोड़ी थोड़ी दवाई वो फिर भी चला रहे हैं। हमारी तरफ से सारे छूटने हमने बोल दिया, लेकिन पेरेंट्स थोड़े से डगमगाए रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ऐसे बच्चों की एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है समाज से दी हुई, कि बोलते हैं कि थेरेपी सेंटर चले जाओ, स्पीच थेरेपी कराओ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, बिहेवियर थेरेपी कराओ, फैमिली थेरेपी कराओ, काउंसलिंग कराओ। याद रखिए, आपकी गाड़ी रास्ते में अटक गई क्योंकि आपका इंजन खराब हो गया, और अगर आप गाड़ी को ऊपर से कितना भी चमकाएं तो वो गाड़ी चलेगी नहीं। प्रॉब्लम इनसाइड है, प्रॉब्लम जीप की नहीं है कि जीप को बार बार हिलाने से वो बच्चा बोलने लगेगा। प्रॉब्लम इज इनसाइड, तो इनसाइड से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन स्पीच थेरेपी के नाम पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे एक तो बच्चे को टॉर्चर किया जिसकी जरूरत नहीं थी, ऊपर से ऐसे पेरेंट्स का महीने में 25 से 50 हजार तक खर्चा भी होता है इस चीज में, जो कि ऑनगोइंग है, जिंदगी भर ही करना पड़ेगा। तो हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज, वेल्थ वाइज, हर तरह से नुकसान ही नुकसान हुआ। तो ये मैंने आपको रिजल्ट बताया कैन प्रोटोकॉल का। कैन प्रोटोकॉल क्या होता है? हम सिर्फ इतना बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को, कि ये नहीं करना है और ये जरूर करना है एवरी सिंगल डे, और हमें बताना भी है, राइट। और जब ये करने लगते हैं तो ये इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो इसको करने के लिए हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनते रहें, पूरा आगे आपको पूरी समझ आएगी क्या एग्जैक्टली कैसे करना है। और जो आपको समझ आएगा, ये वीडियो भी उन पेरेंट्स को भेज देंगे तो वो इसको देख के भी समझ लेंगे, ये किताब लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
उससे भी वो ठीक हो जाएंगे। ठीक होने के लिए स्पेशली आपको हमारे पास जुड़ना है तो ही ठीक हो पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नॉलेज लेना है, ये समझना पड़ेगा आपको। यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन, दिस समथिंग यू टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने वो बताया जो जनवरी में हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी 110 पेशेंट पे, और 2025 में जो हमने अगस्त से लेकर नवंबर तक जो ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी, ये स्टडी कितने लोगों में थी? 110। वो स्टडी थी हमारी 1001 बच्चों में, 1001 बच्चे, दोनों को मिला दें तो कितना हो जाएगा? 1111। तो इतने बच्चों के ऊपर स्टडी, उसका भी नतीजा सिमिलर ही था, राइट। इतने बच्चों का जो पूरा डेटा है, एवरीथिंग, वो यहाँ पे मेरे पास है। ये छोटा पेन ड्राइव, इसका पूरा डिटेल, इसके अंदर का सारा डेटा, इंक्लूडिंग पेरेंट कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पूरा रिकॉर्ड कोई पिछला। और ये बड़ा पेन ड्राइव, इसमें 1001 बच्चे का डेटा, ये आपके सामने है, राइट, यहाँ रख दिया है इस उम्मीद से कि भाई ऐसे प्रोपेगेंडा मीडिया, ऐसे मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल एसोसिएशन जिन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये ठीक नहीं हो सकता, उन सबको हमने इनवाइट भेजा है कि आप आएं, और सबूत हमने रख दिया यहाँ पे, ये सबूत लेके जाएं, सबूत देखें, जांच करें इसको। क्या पता मैं यूं ही झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है, उसको जांच करें इसको, और अगर ये आपने ठीक पाया तो हर पेरेंट्स तक पहुंचाएं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो ऐसा करने नहीं वाले, क्योंकि ऐसा करते ही ये पोल खुल जाती है कि अभी तक जो वो कर रहे थे उसी की वजह से आज बच्चे की हालत है। तो ये काम जो मेडिकल इंडस्ट्री नहीं करेगी, मेडिकल एसोसिएशन नहीं करेगी, जो हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं करेगी, वो काम आपको और हमें मिलकर करना है, ताकि हम ऐसे बच्चों को ऑटिज्म से आज़ादी दिलवा पाएं, ADHD से आज़ादी दिलवा पाएं। तो अब He was diagnosed with mild autism. It was so painful and I was emotionally drained that time. They asked us to do some therapies, और therapies में कुछ नहीं, बस उसको engage रखना, like कुछ activity दे देना, जैसे कि art craft है या drawing है। तो I went to Nagpur during that period and I did the therapy almost for a week, and I came back to Pune. I belong to the nuclear family since his childhood, and उसके बाद अर्णव स्कूल जाने लगा 3.5 साल से। तो एज अ नॉन कम्युनिकेटिव चाइल्ड मैं हमेशा ही परेशान रहती थी, वरी रहती थी, एंजाइटी होती थी मुझे कि हाउ ही इज़ गोइंग टू मैनेज एट स्कूल। बट लकीली उसके जो टीचर थे, शी वाज लाइक कि मैम अर्णव एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कर लेगा एंड मैं मैनेज कर लूँगी। एंड हिज प्रिंसिपल ऑल्सो यूज टू प्रेज हिम अ लॉट, लाइक ही इज़ अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। He would like to sing a song for us. That's why he's excited. इसलिए वो माइक के लिए ढूंढ रहा है। So then when he turned 5.5 years, तो जैसे वेकेशंस शुरू हो गई थी दिवाली की, तो 15 दिन जैसे वो घर पे था। And when I tried to send him to school, so he started weeping. Something was bothering to him at school. And then again we consult a doctor, जिन्होंने बताया हमें कि उसे माइल्ड ऑटिज्म है, बट वो हाई फंक्शनिंग किड है, मतलब जो चीज़ें हम नहीं कर पाते वो कर पाता है, बट उसको दिक्कत जा रही थी। देन कोरोना आया, 2 साल वहाँ पर गए, एंड आई वाज सिंगल पेरेंट एक्चुअली, एंड ड्यू टू फैमिली क्लैश, जो 4 से 5 साल थे उसके, जो कोरोना में 2 साल गए, फैमिली क्लैशेस में 2 साल गए, तो डेवलपमेंट पीरियड जो था अर्णव का, तो दैट टाइम वेंट वर्स्ट फॉर हिम। देन आई केम बैक टू नागपुर टू लिव विथ माई मदर, एंड मैंने फिर से उसकी थेरेपी शुरू की है। और थेरेपीज़ बस यही होती थी कि जैसे पहले भी मैंने थेरेपीज़ के बारे में बताया, जब 3 साल का था तब भी थेरेपीज़ हुई उसकी,
जब 6 साल का हुआ तब भी थेरेपीज में कुछ नहीं कर, मतलब जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइजेस कराना या फिर कुछ ब्रेन जिमिंग कराना, कुछ पजल्स दे देना, दैट्स इट, नथिंग। तो मुझे कुछ ऐसे खास रिजल्ट नहीं दिख रहे थे उसमें। सो एज अ ऑटिस्टिक पेरेंट आई केम टू नो कि मुझे उसे एंगेज रखना है दिन भर, तो मैं उसे एक्टिविटीज में बिजी करा देती थी, जैसे साइकिलिंग बोल दीजिए या फिर आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। आई ट्राई टू मतलब मैं ट्यूशंस लेने लगी बच्चों के, ही विल मिंगल विद द अदर किड्स। और 12 साल तक बस यही चलता रहा, जैसे समर में समर कैंप ज्वाइन कराना, डांस क्लास कराना, म्यूजिक में ही इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, आई मीन उसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, एवरीथिंग। बट वही जो है मुझे एकदम प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी। एंड मेरे ब्रदर है ये, इन्होंने ये फॉलो करते डॉक्टर बियासी सर को, एंड उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर ADHD एंड ASD पे मतलब उनका शुरू हो गया है। तो मैंने फॉर्म फिलअप करा एंड सिंस 23rd दिसंबर आई हैड जस्ट स्टार्ट। अब उससे बाहर जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्लियरली बाहर जा रहे हैं। तो आपका दावा कुछ लगता है कि सही है कि भाई WHO में ही कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे? हाँ, आप देखिए ना, ट्रम्प के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं जूलिया रॉबर्ट केनेडी, जो पिछले 25 साल से बोलते आए हैं कि WHO गड़बड़ कर रहा है, उन्हीं को ट्रम्प ने अपना हेल्थ सेक्रेटरी बना लिया है। और आज जो इस देश की हालत है, मैंने बताया भी ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में कि किसी भी बीमारी में USA नंबर 1 पे। तो वही चीजें सिर्फ हो रही है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। WHO से बाहर जाएंगे तो अपना मनमाना कर पाएंगे, WHO में रहेंगे तो वैक्सीन को उतना